बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक शहजाद और आज हमने पढ़ना है रीनल फेलियर एंड इट्स क्योर्स कि अगर गुर्दे नाकारा हो जाएं या नाकारा होते कैसे हैं और फिर इनकी ट्रीटमेंट क्या है या इलाज क्या है, ये हमने पढ़ना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इसके छोटे छोटे टॉपिक्स बना लेने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने हैं। जिस तरह रीनल फेलियर में सबसे पहले ये बताना है कि रीनल फेलियर है क्या, फिर दूसरे नंबर पर इफ़ेक्ट ऑफ रीनल फेलियर कि अगर गुर्दे नाकारा हो जाएं तो उनका अफेक्ट क्या है, और थर्ड नंबर पर है क्योर्स और ट्रीटमेंट कि इसका इलाज मुआलजा क्या है। फिर इसी तरह नेक्स्ट है इलाज दो तरह का होता है, एक है टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट और दूसरी है परमानेंट ट्रीटमेंट। टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट को डायलिसिस कहते हैं, फिर डायलिसिस और उसकी टाइप्स के बारे में बताना है। परमानेंट ट्रीटमेंट एक ही है किडनी ट्रांसप्लांट, वो इसकी दूसरा पार्ट हो जाएगा, वो सबसे एंड पे लिखना है। यानी इस तरह छोटी छोटी हेडिंग्स बना के आपने इस क्वेश्चन को कवर करना है। ये बेहतरीन तरीका है इसके आंसर्स को लिखने का। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि रीनल फेलियर है क्या। इसकी डेफिनेशन, रीनल का मतलब होता है किडनी, फेलियर मीन फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। यानी रीनल फेलियर का मतलब है कि जब किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। कोई पैथोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, पैथोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है कोई डिजीज़ हो सकती है। दूसरे नंबर पर कोई केमिकल नेचर का फैक्टर हो सकता है, कोई मेडिसिन ऐसी खाई है, ज़्यादा डोज खा लिया है, कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन खा ली है, तो वो भी किडनी के फेलियर का बायस बनती है। किडनी के फेलियर का मतलब होता है नेफ्रॉन का अपना फंक्शन परफॉर्म ना करना, और नेफ्रॉन का ज़्यादातर हिस्सा जो डैमेज होता है वो उसका ग्लोमेरुलर पार्ट होता है कि अगर किडनी के नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलर पार्ट डैमेज हो जाए तो किडनी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। किडनी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो नेफ्रॉन फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, नेफ्रॉन फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, किडनी परफॉर्म नहीं करेगा तो वो रीनल फेलियर कहलाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन का टाइटल देना है और ये डेफिनेशन लिखनी है कि वेरियस फैक्टर सच एज पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल कहते हैं डिजीज़ को, और केमिकल, केमिकल कहते हैं कोई मेडिसिन वगैरह खा ली है उसकी वजह से, बेस्ड डिस्ट्रॉय द ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर पार्ट को डैमेज करता है। अब ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, इस पे भी आप मार्क लगा लें, निशान लगा लें कि रीनल फेलियर में मोस्टली कंट्रीब्यूशन ग्लोमेरुलर पार्ट के डैमेज होने की वजह से होती है। ग्लोमेरुलर पार्ट अगर डैमेज होगा तो किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, वो रीनल फेलियर कहलाता है। नेक्स्ट है एंड दे स्टॉप वर्किंग एंड किडनी लॉस्ट देयर फंक्शन, इसकी वजह से गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं। इसी सिचुएशन को हम रीनल फेलियर का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन हो गई, आपने सबसे पहले लिखनी है। दूसरे नंबर पर इफेक्ट ऑफ रीनल फेलियर, अगर गुर्दे नाकारा होंगे तो ये क्या करेंगे, ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। नॉर्मल फंक्शन क्या था, ये ब्लड से यूरिया को रिमूव करते थे, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते थे, एक्स्ट्रा साल्ट्स को रिमूव करते थे। जब किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये वेस्ट को निकाल नहीं सकते ब्लड से, तो ब्लड में इन वेस्ट का लेवल इंक्रीज़ होगा। जब इन वेस्ट का लेवल इंक्रीज़ होगा उसकी फिर मुख्तलिफ तरह की सिम्टम्स हैं कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा नंबर 1, एंड नंबर 2 एनीमिया, ब्लड डेफिशिएंसी या रेड ब्लड सेल्स की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो इफ़ेक्ट इसके ये हैं, इंक्रीज़ यूरिया लेवल एंड अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट, कि यूरिया और दूसरे नाइट्रोजिनस वेस्ट सेल्स एंड ब्लड दोनों में इंक्रीज़ हो जाते हैं। और उनकी सिम्टम्स क्या हैं, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पर एनीमिया, एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ रीनल फेलियर। नेक्स्ट वन इज क्योर्स और ट्रीटमेंट, कि अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, अब इस मसले को कैसे हल किया जाता है। इसके दो सलूशंस हमारे पास होते हैं, एक टेम्पोरेरी सलूशंस होता है जो एमरजेंसी को ओवरकम करने के लिए होता है, एमरजेंसी को डील करने के लिए होता है, और दूसरे नंबर पर परमानेंट ट्रीटमेंट है। जो इसकी पहले वाली वो है टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट है, वो वक्ती तौर पर होती है,
आपको या जिसका किडनी फेल हुआ है उसको परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर एक परमानेंट ट्रीटमेंट यानी डोनर से किडनी लेना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो इसकी दो तरह की ट्रीटमेंट हो गई, टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट एंड परमानेंट ट्रीटमेंट। टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट क्या है, वो डायलिसिस कहलाती है, और परमानेंट ट्रीटमेंट को हम किडनी ट्रांसप्लांट का नाम देते हैं। दो तरह की ट्रीटमेंट है इसकी, ये आप क्योर्स और ट्रीटमेंट के टाइटल से राइट करेंगे। नंबर नेक्स्ट, अब हम एक एक करके इनको देखेंगे कि टेम्पोरेरी ट्रीटमेंट डायलिसिस क्या है और कैसे होती है, और आखिर में किडनी ट्रांसप्लांट क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डायलिसिस को। डायलिसिस का लफ्ज़ी मतलब होता है ब्लड को प्योरीफाई करना, यानी जो काम किडनी परफॉर्म कर रहा था आप उसी काम को एक आर्टिफिशियल वे में परफॉर्म करें, तो वो क्या कहलाएगा, डायलिसिस कहलाएगा। डायलिसिस मीन क्लीन्स ब्लड, ब्लड को साफ करना, और दो तरीकों से साफ किया जाता है। एक तरीका तो ये है कि पेशेंट की बॉडी के ब्लड को निकाल के एक मशीन में से गुजार कर दोबारा उस पेशेंट को लगाया जाए, यानी ब्लड को उस बॉडी से स्टेप बाय स्टेप उस मशीन से गुजार कर उसको दोबारा लगाया जाए, एंड दैट मशीन दैट इज नोन एज डायलाइजर मशीन एक्ट एज आर्टिफिशियल किडनी, वो आर्टिफिशियल किडनी के तौर पर काम करती है। और उसी मशीन को हम नाम देते हैं, उस मशीन के ज़रिए जो आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उसे हम नाम देते हैं हीमोडायलिसिस का, ब्लड को साफ करना। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि ब्लड को निकाला नहीं जाता और ब्लड के उस पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी, जिसको पेरिटोनियल कैविटी भी कहते हैं, उसमें डायलाइजर फ्लूइड को उतार दिया जाता है और वहाँ वो फ्लूइड मटेरियल्स को, वेस्ट मटेरियल को ब्लड कैपिलरी से चारों तरफ से सक करता है, फिर उस फ्लूइड को निकाल लिया जाता है, फिर फ्रेश फ्लूइड को डाला जाता है। ये प्रोसेस रिपीटिंग है, लेकिन जो वो मशीन वाला प्रोसेस है वो प्रोसेस इसकी मुकाबले में ज़्यादा फाइन रिजल्ट देता है और वो हो भी इस मुकाबले में जल्दी जाता है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो घर में भी की जा सकती है, जो हीमोडायलिसिस उसके लिए आपको हेल्थ यूनिट जाना पड़ता है, ये हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक वाले ने लिखा है जी पासिंग थ्रू आर्टिफिशियल किडनी, ये हीमोडायलिसिस कहलाएगा। दूसरे नंबर पर है फिल्टरिंग विद इन एब्डोमेन, पेट के अंदर वेस्ट को फिल्टर करेंगे तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस कहलाएगा। अब हम इन एक एक करके देखते हैं। तो इसके साथ उसने कहा इन सारी चीज़ों का हमें बेनिफिट क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव हो जाते हैं, एक्सेस वाटर निकाल लिया जाता है, और सम अदर वेस्ट को भी हम ब्लड से रिलीज करवा लेते हैं, निकाल लेते हैं। ऑल दिस डन इन क्रॉनिक फेलियर, अगर गुर्दे मतलब ज़्यादा वक्त से नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करे तो ये डायलिसिस परफॉर्म की जाती है। ये लाइन MCQs के तौर पर आती है जो आपके टेक्स्ट बुक के पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में लिखी हुई है, इसे अंडरलाइन कर लें, ये MCQs के तौर पर आता है। अब नेक्स्ट वन इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस की दो टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले हीमोडायलिसिस, हीमो मीन ब्लड होता है, डायलिसिस मीन क्लीनिंग, के ब्लड को निकाल कर साफ करना। इसके लिए एक मशीन होती है, यानी पेशेंट से ब्लड लिया जाता है, उस मशीन में डाला जाता है, वो मशीन साफ़ करती है, फिर दूसरी नाली के ज़रिए उसी पेशेंट को लगा देते हैं। पहले आप सुन लें फिर हम वाइट बोर्ड से देखते हैं। इस प्रोसीजर्स में, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, पेशेंट की आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है, उसका ब्लड प्रेशर होता है लेकिन आगे उसमें पंप भी लगाया जाता है, वो ब्लड को पंप करता है उस डायलाइज़र मशीन में। डायलाइज़र मशीन में दो चीज़ें होती हैं, एक ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, और दूसरे नंबर पर उसमें लिक्विड रखा हुआ होता है जो डायलाइज़र फ्लूइड के तौर पर एक्ट करता है। उन ट्यूब्स की दीवारें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती हैं कि जब उन ट्यूब्स में से ब्लड जाता है तो वो ब्लड में से बाहर सारा फ्लूइड सराउंड करता है, वो उनकी दीवारों से उसको सक कर लेता है।
यानी जो ट्यूब्स हैं डायलाइजर मशीन की, उनकी दीवारें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिनके बाहर पड़ा हुआ लिक्विड उनसे वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ब्लड साफ होके उसी नाली के दूसरे एंड से उस पेशेंट की वेन में, उसी बाजू के या दूसरी बाजू की वेन में लगा दिया जाता है और इस तरह से वो ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि ये एक मशीन है, इस मशीन को हम डायलाइज़र मशीन का नाम देते हैं। ये मुश्तमिल है ट्यूब्स पर। ये ग्रीन कलर की ट्यूब्स हैं जिन्हें हम डायलाइज़र फ्लूइड्स मशीन के अंदर आपको दिखा रहे हैं। ये डायलाइज़र मशीन्स की ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ब्लड इन किया गया है, यानी आपने पेशेंट से ब्लड लिया है और वो ब्लड अब इस मशीन में से गुजर रहा है और ये ग्रीन कलर की उस ट्यूब्स की लाइनें हैं। आप देख सकते हैं कि इस ट्यूब के अंदर से, बाकी ये सारा फ्लूइड से भरा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर से यूरिया निकल कर बाहर आ रहा है, इस ट्यूब के अंदर से साल्ट निकल कर बाहर आ रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर से वाटर निकल कर बाहर आ रहा है। अच्छा, अब ये जो वाटर निकल कर बाहर आ रहा है, यूरिया बाहर आ रहा है, साल्ट बाहर आ रहा है, जब ब्लड को इस एक पार्ट से हम इन करते हैं, ये घूमता हुआ जब मशीन के दूसरे पार्ट से वापस आता है, इतनी देर की सर्कुलेशन से इससे वेस्ट मटेरियल रिलीज हो चुका होता है। तो ये क्लींस्ड ब्लड हो गया, साफ ब्लड जो मशीन से निकल रहा है वो पेशेंट की वेन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। बॉडी से कंटिन्यूली ब्लड निकलता रहता है, इस मशीन में से पास होता है, दूसरे एंड से निकलता है, वो पेशेंट की वेन के साथ लगा दिया जाता है। और ये सारा फ्लूइड से भरा हुआ है, लेकिन ये फ्लूइड रिच नहीं होता। कैसे कि इसके नीचे से फ्रेश फ्लूइड की कंटिन्यूअल अमाउंट इसको प्रोवाइड की जाती है। ये यहाँ से फ्लूइड ऊपर की जाने मूव करता जाता है और नीचे से लेकर जब ये ऊपर तक पहुँचता है तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एब्जॉर्ब कर चुका होता है। जब ऊपर पहुँचता है ये वेस्ट रिच हो चुका होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके डस्टबिन में या एक और कंटेनर होता है उसमें यूज्ड फ्लूइड कलेक्ट होता रहता है और नीचे से फ्रेश फ्लूइड ऊपर की जानिब जाता रहता है। ये प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट करते हैं जब तक सारी बॉडी का ब्लड हम इससे क्रॉस करवा के गुजार के ब्लड प्योरीफाई नहीं हो जाता, साफ नहीं हो जाता। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जी सर्कुलेटेड इन, यानी ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है मशीन में जिसे डायलाइजर मशीन कहते हैं। उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स अराउंड विच डायलाइजर फ्लूइड होता है। ये ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के बाहर डायलाइजर फ्लूइड है। डायलाइजर फ्लूइड जिस ट्यूब्स के बाहर होता है उनकी वॉल्स ऑफ ट्यूब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती हैं और डायलाइजर फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है वेस्ट को, जिस वेस्ट में शामिल है वाटर, यूरिया एंड अदर साल्ट्स। दैट वाज ऑल अबाउट हीमोडायलाइसिस। नेक्स्ट वन इज पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल का मतलब है हमारे एब्डोमेन की कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी या इसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी के बाहर, पेरिटोनियल कैविटी इज लाइंड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। दोबारा सुने, एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी लाइंड बाय मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज पेरिटोनियम, यानी इस हमारे पेट के अंदर वाली मेम्ब्रेन और अंदर के इस टैंक को अगर आप देखें जो इसके बाहर वाली मेम्ब्रेन है, यानी अंदर की जानिब जो बाहर वाली है वो पेरिटोनियम कहलाती है। उसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। करते क्या है कि पेट से सुराख करके एक ट्यूब होती है, कैथीटर, उसको इंसर्ट कर देते हैं, उसके ज़रिए हम फ्लूइड को उसके पेरिटोनियल कैविटी से पेशेंट की भर देते हैं। फ्लूइड इंसर्ट कर दिया, उसकी के पेरिटोनियल कैविटी फिल हो गई। अब वो पेरिटोनियम एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करेगी। कैसे? ये कोई पेशेंट है, ये ग्रीन कलर की पेरिटोनियल कैविटी है जिसमें हमने फ्लूइड इंसर्ट कर दिया है। जो फ्लूइड आपने इंसर्ट किया है उस फ्लूइड का काम ये था, ये जो रेड कलर की शो की गई है ये पेरिटोनियम है और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज हैं जिनसे ब्लड आसानी के साथ एक्सचेंज हो सकता है। तो इससे क्या एक्सचेंज होता है कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो एब्जॉर्ब हो के डायलाइजर फ्लूइड में आ जाता है।
कि ये ब्लड की सर्कुलेशन है, ब्लड की सर्कुलेशन से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, डायलाइजर फ्लूइड में आ गया, यूरिया एब्जॉर्ब हुआ, डायलाइजर फ्लूइड में आ गया, और साल्ट एब्जॉर्ब हुए, उससे फ्लूइड में आ गए। अब जो ब्लड यहाँ से गया बाकी के बॉडी के अदर पार्ट्स में, वो तकरीबन क्लींस्ड हो चुका होता है, साफ़ हो चुका होता है। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ देर के बाद ये फ्लूइड, डायलाइजर फ्लूइड वेस्ट रिच हो जाता है, इसे हम वैक्यूमर के ज़रिए बाहर निकाल लेते हैं, फिर फ्रेश फ्लूइड इसके अंदर इन कर देंगे। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या है कि ये एब्डोमन हैज़ कैविटी नोन एज पेरिटोनियल कैविटी, उसके बाहर पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम थिन और ब्लड वेसल्स रखने वाली है, जिसके ज़रिए मटेरियल का एक्सचेंज होता है। बेटा आपने कोशिश करनी है कि ये हल्की फुल्की दोनों डायग्राम्स इस क्वेश्चंस के साथ बनानी है इंडिकेटर के तौर पर। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज किडनी ट्रांसप्लांट। ये जो हमने डायलिसिस पढ़ी है, ये डायलिसिस कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट इसकी एक ही है कि आप किसी डोनर से किडनी को एक्सेप्ट कर लें, ले लें, आपके टिश्यू जो कंपोजिशन है वो डोनर के साथ मिलती जुलती हो, तो उससे किडनी लेके और लेने वाले के साथ ग्राफ्ट कर दिया जाता है, ब्लड वेसल्स को जोड़ दिया जाता है, यूरिटर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है, और नए लिए गए किडनी की एज भी तकरीबन 10 to 15 ईयर्स तक वेरी करती है। दोबारा वो ख़त्म हो जाता है, फिर आपको सेकंड ट्रांसप्लांट लगवाना पड़ता है। फिर फर्स्ट और सेकंड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है या टाइम होता है, वो आपको फिर डायलिसिस पे ट्रांसफ़र होना पड़ता है या शिफ्ट होना पड़ता है। तो डायलिसिस टेम्पोरेरी होती है। अगर हाई डिग्री रीनल फेलियर है, बिल्कुल गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया है, तो वो कहलाता है यूरीमिया या एंड स्टेज रीनल डिजीज़। ये एक लाइन का आंसर है, और ये शार्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आता है। ये बुक के ऊपर निशान लगा लें कि यूरीमिया या एंड स्टेज रीनल फेलियर दूसरे नाम है हाई डिग्री रीनल फेलियर के। दोनों एमसीक्यूज़ भी आते हैं, शार्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आते हैं। और फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। याद रखना, नए ट्रांसप्लांट वाले किडनी की भी एज होती है 10 to 15 ईयर्स, वो निकाल जाता है अगर डाइट ठीक है, नॉर्मल वाटर इनटेक है, दूसरे फ्लूइड्स का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, मेडिकेशंस अगर कम से कम करते हैं, तो वो 10 to 15 ईयर्स तक चल जाता है। अदरवाइज़ उसकी एज फिर 10 से भी कम हो जाएगी अगर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रीनल फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट। ये सेकंड पार्ट था किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स का। अल्लाह हाफिज़।